अच्छा जी, लास्ट हमने टेबल्स तक कर लिया था। सेक्शन लास्ट वन, और ये आज आप लोगों की क्लास 4 ओपन विद कोड। हमारी मेन फाइल index.html, ये आज आप लोगों का फॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है जी। स्ट्रक्चर में आपके पास हेडर के फौरन बाद, मेन के फौरन बाद फुटर आ जाता है। ठीक है जी। VS कोड में एक और आसान तरीका कि जो आप 3 बार लिखते हैं, इसकी बजाय हेडर प्लस मेन प्लस फुटर एंटर करें तो आपके पास तीनों एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन हेडर के अंदर हम एक और एलिमेंट लिखते हैं नैब, और फुटर के अंदर हम लाजमी लिखते हैं पी। ठीक है। तो इस चीज को भी अगर आपने शॉर्ट वे में लिखना है तो हेडर ग्रेटर देन साइन, इसका अब चाइल्ड बनेगा। चाइल्ड कौन सा था इसका? नैब। अब अगर आप प्लस करते हैं तो वो नैब का सिबलिंग बनेगा, मीन्स के वो नैब के साथ आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि हमने वापस हेडर की तरफ जाना है, तो आप ये एलिमेंट यूज कर लें टेक्स्ट। ये अब बाहर निकल गया, अब ये हेडर के साथ आ जाएगा, और इसके साथ आपका मेन प्लस फुटर, और फुटर के अंदर आपके पास पी एलिमेंट। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया पूरा, हेडर मेन और ये आपका फुटर। नैब के अंदर आपके पास एंकर टैग में index.html, और ये आपका फॉर्म्स, मैं बता देता हूँ। और पी में आपके पास है ऐड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स रिजर्व। हेडर बनाया, हेडर तो आ गया। ग्रेटर देन की मदद से आपके इसका चाइल्ड बनेगा। अब तो हेडर का चाइल्ड हम यूज करते हैं नैब, और नैब के बाद भी आपका एंकर टैग आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह मजीद नेस्टिंग में जाने से बेहतर पहले आप इसको ही अब ये वाला सिंबल यूज करें। तो अब ये वापस हेडर तक पहुंच गया। ठीक है। हेडर तक पहुंचा, हेडर के साथ आपका क्या था? मेन, और मेन में आप अगर h1 यूज कर रहे हैं तो h1 आ जाएगा। अब दोबारा ये वाला कैरेक्टर यूज करें तो ये वापस मेन में पहुंच गया, फुटर, और फुटर के अंदर पी एलिमेंट। तो ये आपका इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, हेडर मेन और ये आपका फुटर आ गया। मेन के अंदर h1 फॉर्म्स, HR, और ये आपका गो लाइव। ये आपके फॉर्म्स। अगर आप इसको सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सेंटर एलिमेंट। ठीक है, सेंटर एलिमेंट, लेकिन वो डेप्रीसेट हो चुका है। हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि वो डेप्रीसेट हो चुका है। तो ऑफिशियल वे जो है कि आप CSS की मदद से, स्टाइलिंग की मदद से करते हैं। तो स्टाइलिंग किस तरह यूज की जाती है? H1 में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लें। एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट अलाइन, और इसकी वैल्यू आपकी सेंटर। ठीक है। टेक्स्ट लाइन, ये आपका कॉलन, उसकी वैल्यू और सेमी कॉलन की मदद से आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, क्लोज होगी। सेव करें तो ये अब आपका सेंटर में आ रहा है। तो ऑफिशियल वे भी यही है CSS की मदद से। उसी तरह आप इसको भी सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो स्टाइल के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव करें तो ये आपका सेंटर में आ गया। अब आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेंटर में ही आ रहे होंगे। ये देखें। और उसी तरह अगर आपने फुटर को भी करना है तो स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। जी क्लियर है। इस फॉर्म्स के अंदर हमने एंकर टैग के लिए ए एलिमेंट को यूज किया, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL, और डेफिनेशन लिस्ट के लिए DD।
डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL क्या ना, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज है। आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं, अब डिवीजन के लिए डिव हो गया, एंकर के लिए ए हो गया, टेबल के लिए आपके पास टेबल हो गया, उसी तरह फॉर्म के लिए आपके पास फॉर्म एलिमेंट आ जाता है। तो ये आपका फॉर्म एक्शन में बताया जाता है कि इसमें से जो आप वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, वो डाटा कहाँ पे सबमिट हो। तो वो फिर आप सर्वर का URL पास करते हैं कि आपका जितना भी डाटा वो इंटरनेट की मदद से उस जगह पे जाके स्टोर हो जाए। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं, तो जब अल्लाह खैर करे आप लोग जावास्क्रिप्ट में अगर पहुंचते हैं, तो फिर ये हम एक्शन को नहीं यूज़ करते, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही फॉर्म को सबमिट करवा रहे होते हैं। फॉर्म के अंदर आपके पास एक ही एलिमेंट इनपुट, ठीक है, इनपुट एलिमेंट, उसकी सिर्फ और सिर्फ टाइप चेंज हो रही होती है। इनपुट की टाइप टेक्स्ट, सेव करें तो ये देखें आपके पास ये इनपुट की टाइप टेक्स्ट आ गई। अगर आपने इसको भी सेंटर में लेकर आना है तो आप कर सकते हैं, चले इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप इसमें कुछ भी लिख लें, एक और इनपुट की टाइप टेक्स्ट ले लें, तो आपके पास दो इनपुट फील्ड आ गई, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा कि किस इनपुट फील्ड में कौन सी वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ भी आपने बतानी है तो आपके पास प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट आ जाते हैं। इसमें आप कह दें फुल नेम, और इसमें आप कह दें फादर नेम। एक और इनपुट ले लें आप टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर आप इसमें CNAC कह दें, सेव करें तो अब ये देखें आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें फुल नेम लिखना है, इसमें फादर नेम, और इसमें आपके पास CNAC आएगा। फुल नेम आपका जो भी लिखा, फादर नेम भी जो भी वैल्यू लिखी। अब CNAC जो आपका है वो आपका अल्फ़ाबेट तो नहीं होता, सिर्फ नंबर ही हम लिख रहे होते हैं। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए कि टेक्स्ट लिखा जाए, आप इसकी टाइप नंबर कर दें। तो इससे क्या होगा, अब इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे जा सकते, इसमें सिर्फ आपके पास नंबर आएंगे। ठीक है, और ये आपके पास अक्सर ब्राउज़र में ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप इसकी मदद से भी नंबर्स को लिख सकते हैं। लाइक क्वांटिटी, कोई प्रोडक्ट है, आप उसको परचेजिंग करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह 1 लिखा, आप इसकी मदद से इंक्रीमेंट कर सकते होंगे। जी, वो इसके बाद आएगा अभी आपका डेट का। ओके जी, फुल नेम और फादर नेम। और अगर ये फॉर्म को सबमिट करना है तो इनपुट की टाइप सबमिट, ठीक है, और ये आपका एक सबमिट का ऑप्शन आ गया। आपने जैसे ही इसको सबमिट करना है तो ये आपका सबमिट हो जाएगा डाटा। इस टाइम बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, सबमिट। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं कि कुछ और लिखा हुआ है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट में आप लिख सकते हैं लेट्स सपोज ऑर्डर, तो ये ऑर्डर लिखा हुआ आ गया। लॉगिन लिखना है तो लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं पास करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी सबमिट होती है। ठीक है जी, फुल नेम, फादर नेम, CNAC, और ये आपका सबमिट। अच्छा, इसमें यूजर जो भी वैल्यू लिख रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं कासिम, और यहाँ पर हमने लिख दिया अहमद, CNAC में 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। ये डाटा सर्वर में जाएगा, जैसे आप सबमिट करते हैं तो डाटा आपके पास क्या जा रहा है, कासिम, अहमद और ये नंबर। डाटा आपके पास कासिम, अहमद और ये वैल्यू थी आपके पास, यही लिखी थी हमने। क्या आप खुद से बता सकते हैं कि इसमें यूजर का नेम या फुल नेम कौन सा और फादर नेम कौन सा है? नहीं पता लग रहा ना आपको, डाटा तो आपके पास ऐसे ही आना है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये कासिम यूजर का नेम है या फादर नेम है, या अहमद यूजर नेम है या फादर नेम है, और ये CNAC नंबर। चलिए बहरहाल इसका तो पता लग रहा है कि नंबर है, उन दो वैल्यू का नहीं पता लग रहा। तो इस चीज़ को पता लगवाने के लिए कि डाटा कौन सा आ रहा है, किसके अगेंस्ट आ रहा है, आपके पास एक और एट्रीब्यूट आता है नेम। ये आपका फुल नेम है, ये आपका फादर नेम है,
और ये आपका CNIC है। तो अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो वैल्यू आपकी फुल नेम, फादर नेम, CNIC। अब आपको भी पता लग रहा है और सर्वर को भी पता लग रहा होगा कि कौन सी वैल्यू किसके अगेंस्ट आ रही है, कि फुल नेम क्या है, फादर नेम क्या है और CNIC क्या है। तो ये आपका नेम एट्रीब्यूट की मदद से पॉसिबल होता है। तो अब देखिए, जब हमने नेम एट्रीब्यूट यूज कर लिया, यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी लिस्ट भी आ जाती है जो मैंने पीछे कहीं पे यूज़ की हुई है पहले से। ठीक है, फुल नेम में और फादर नेम में, CNIC में जो डाटा हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो आपको हिस्ट्री भी बता रहा होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। हमने सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। लाइक फुल नेम, अब मैंने ये लिखा तो मेरा पूरा नाम लिखा हुआ आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, इसमें आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है जी, लाइक CNIC में आपने ये वैल्यू लिख दी। आप जो कुछ लिख रहे हैं, जिस इनपुट फील्ड में लिख रहे होते हैं, उसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट आपने जो भी वैल्यू लिखी 789456 789456 वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी जा रही होती है। हम ये खुद तो नहीं लिखते हैं, लेकिन ये बताने के लिए क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट आगे हमने यूज करना है, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से हम वैल्यू को गेट कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आपने खुद से कोई डिफॉल्ट वैल्यू दिखानी है तो फिर आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर आपने यूजर से ही वैल्यू लेनी है तो फिर आपके पास वो आ रही होती है चीज। लाइक फुल नेम, आप यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट मिस्टर आप इस तरह लिख दें बस। तो अब क्या होगा, ये मिस्टर वर्ड पहले से ही लिखा हुआ आएगा और यूजर यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, तो ये वाला ही नेम पूरा, जिस तरह फर्स्ट नेम में इस तरह ये वैल्यू जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है और ये वैल्यू को हम खत्म भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे पहले से मिस्टर लिखा हुआ था तो आप इसको खत्म करके सिर्फ कोई भी वैल्यू लिखें तो यही वाली वैल्यू जाएगी। और हमने इसमें वैल्यू में ये वैल्यू लिख दी है तो आप इसको खत्म कर दें और आपके पास ये चीज़ आ गई। सबमिट करते हैं तो सबमिट हो जाता है आपके पास। फॉर्म एलिमेंट में हमने एक एट्रीब्यूट पहले पढ़ा था, एक्शन। ठीक है, एक्शन आ रहा था। एक्शन तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक और मेथड होता है, एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड आपके पास दो तरह के, गेट और पोस्ट। गेट में क्या होता है, आपका पब्लिक डाटा, लाइक कोई यूज़र सर्च कर रहा है, हम यहाँ पर लेट सपोज सर्च करते हैं OLX, एंटर करें तो ये देखें ये आपके पास सर्च में ये काफ़ी सारी वैल्यू आपको नज़र आ रही है लिखी हुई URL बार में। ठीक है, तो गेट मेथड बेसिकली सिक्योर नहीं होता है और वो पब्लिक डाटा के लिए होता है। अब जिस तरह ये OLX है, जो कि सिक्योर डाटा तो नहीं है हमारा, या हमारा कोई प्राइवेट डाटा तो नहीं है, आपने सर्च के लिए यूज़ किया, तो इसलिए अभी इसमें मेथड जो यूज़ हो रहा है वो गेट हो रहा है कि आप कोई वैल्यू को गेट कर रहे होते हैं। पोस्ट मेथड में क्या होता है, आप कोई डाटा सबमिट कर रहे हैं, लाइक ईमेल और पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह, कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो डाटा भी सिक्योर होता है आपका और आप दिखाना भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए फिर हम मेथड जो है वो पोस्ट गेट लिख रहे होते हैं। अगर आप मेथड को यूज़ ना करें तो डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो गेट होता है। ठीक है, मेथड एट्रीब्यूट यूज़ ना करें तो डिफ़ॉल्ट मेथड आपका गेट है। आपने फुल नेम, आप यहाँ पे इसको सबमिट कर दें तो यहाँ पे देखें आपके पास फुल नेम इक्वल टू ब्लैंक, फादर नेम इक्वल टू ब्लैंक और CNIC इक्वल टू ब्लैंक आ रहा है क्योंकि आपने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे। अब लिखा नहीं है तो डाटा फिर भी सबमिट हो रहा है, फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगा देते हैं, रिक्वायर्ड। इससे क्या होगा, जब तक यूज़र इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा तब तक ये सबमिट नहीं होगा। अब आप सबमिट करें तो वो देखें आपको कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाता,
तो ये आपके पास डाटा लिखा हुआ है। अगर आप इसको वक्ती तौर पर ये देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब अगर आप एक करैक्टर भी लिख लें और सबमिट करें तो वो इसको कहता है कि वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। लेकिन आपका नेम जो है वो एक करैक्टर का तो नहीं होता, 2 करैक्टर का भी नहीं होता, कम से कम कितने करैक्टर का होता है? 3 करैक्टर का। 3 4 नहीं, 3 करैक्टर। अली वर्ड जो है वो भी आपका 3 करैक्टर का। तो इस जगह पर अब आप MIN मिनिमम, इसमें आप 3 लिखते हैं, कम से कम 3 करैक्टर। सबमिट करें तो वो सबमिट नहीं होगा, इसको सबमिट करें मिनिमम लेंथ, जी मिनिमम लेंथ, तो इसकी कम से कम लेंथ जो है वो 3 करैक्टर होनी चाहिए। उसी तरह आप ये फादर नेम में भी और CNAC में भी, अब CNAC आपका 13, ठीक है, 13 डिजिट्स का होता है, तो आप मिनिमम लेंथ 13 कह सकते हैं कि कम से कम इसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम भी कर सकते हैं, वो मैक्स लेंथ से हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें मिनिमम लेंथ जो है ये इनपुट की टाइप नंबर पे वर्क नहीं करता, ठीक है, इनपुट टाइप नंबर पे नहीं वर्क करता, तो इसको आपको टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, तो फिर ये वर्क करेगा। टेक्स्ट सबमिट करें तो अभी आपको कह रहे हैं कि कम से कम 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये आपका फॉर्म जिसमें आपकी मैक्सिमम यूज करिए, ये आपका मैक्स लेंथ 5 कर दें, तो ये 5 से ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते ना। जी क्लियर है? टाइप भी एक बार में यूज कर सकते हैं जी, दोनों टाइप एक बार में यूज कर सकते हैं, कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। फॉर्म एलिमेंट इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये आपका इनपुट टाइप नंबर हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्म। अब एक और फॉर्म बनाते हैं HR। अच्छा जी, हमने इसको सबमिट करना था, आप फुल नेम में बिलाल अहमद CNAC की जो भी वैल्यू पास कर दें, सबमिट करें तो यहाँ पे देखें आपके पास फुल नेम, फादर नेम और CNAC सारी चीज़ें ही लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका मेथड कौन सा हो गया? गेट। और अगर मेथड आपका ये पोस्ट होता तो पोस्ट में क्या होता है, डाटा कहीं पे सबमिट करवाना पड़ता लाजमी उसमें आपको सर्वर का भी बताना पड़ता है कि डाटा कहाँ पे जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर डाटा लिख भी दें, सबमिट करें, इसने क्या करना है, डाटा को सबमिट करवाना है, तो ये आपका दिस पेज इज रन वर्किंग आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको एक्शन में बताया नहीं कि डाटा कहाँ पे जाए, तो इसलिए ये आपका एरर आ रहा है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते तो फिर हम उसको किसी और मेथड की, किसी और तरीके की मदद से फॉर्म को सबमिट करवा रहे होते हैं। ओके जी, अब दोबारा एक और फॉर्म एलिमेंट। इस फॉर्म एलिमेंट को आप एक और एलिमेंट के अंदर ले आए, फील्ड सेट, और फील्ड सेट के अंदर लेजेंड एलिमेंट, ये आपका लॉगिन फॉर्म और ये आपका फॉर्म एलिमेंट आ गया। सेव करें तो आपका ये देखें लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ गया, और इसके अंदर आपके पास इनपुट की फील्ड्स आ रही होंगी।
अब लॉगिन के लिए आपके पास ईमेल और पासवर्ड होता है। इनपुट की टाइप ईमेल, नेम में आपके पास ईमेल, आईडी में हम थोड़ी देर बाद आते हैं। प्लेस होल्डर ईमेल, सेव करें तो आपके पास ये ईमेल। इनपुट की टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड, प्लेस होल्डर जो यूजर को नजर आएगा वो भी पासवर्ड। तो ये आपके पास ईमेल और ये आपके पास पासवर्ड। इनपुट की टाइप सबमिट, वैल्यू लॉगिन, तो आपके पास लॉगिन लिखा हुआ क्या। इसको अगर सेंटर में लेकर आना है तो आप इस फील्ड सेट को स्टाइल पास कर दें और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करें तो ये भी सेंटर में आ गया और ये इनपुट की फील्ड्स भी सेंटर में आ गई। आप चाहते हैं कि ईमेल के नीचे पासवर्ड और पासवर्ड के नीचे लॉगिन बटन है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ब्रेक लाइन BR एक और यूज कर लें और यहाँ पे भी दो बार यूज हो गया तो ये आपका ईमेल पासवर्ड और तो वो साथ लिखा हुआ नजर आता, डबल नहीं लगती तो ये बिल्कुल साथ जुड़ जाता। लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ईमेल पासवर्ड, नेम ईमेल, नेम पासवर्ड, वैल्यू आपकी है लॉगिन। अच्छा जी, इसमें अब इस प्लेस होल्डर की जगह आप चाहते हैं कि एक और एलिमेंट आ जाता है आपके पास, लेबल एलिमेंट। ठीक है, लेबल किसके लिए ये बताना पड़ता है, तो हम एक मिनट आते हैं उस पर। यहाँ पे लिखते हैं ईमेल और यहाँ पर ये आपका पासवर्ड, तो ये आपका ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ क्या लेबल एलिमेंट की मदद से। ये आपका लेबल एलिमेंट और ये साथ ही उसका इनपुट टाइप ईमेल। आपके ये इनपुट फील्ड जो है ये इसका डिस्प्ले क्या बना, इनलाइन या ब्लॉक लेवल, क्या बना जी, इनलाइन। इनलाइन कैसे बना, क्योंकि ये देखिए ऊपर आपके पास ये साथ साथ एक ही लाइन में आ रहा है और ये लेबल एलिमेंट कौन सा बना, ये भी इनलाइन है क्योंकि ये भी इनपुट फील्ड के साथ ही लिखा हुआ है। और आपके पास अच्छा ये लेबल एलिमेंट यूज क्यों किया जाता है, ये दिखाने के लिए तो आप सिंपल स्पैन भी यूज कर सकते थे, ठीक है, पैराग्राफ भी यूज कर सकते थे। लेबल एलिमेंट आपके पास रेडियो बटन्स, जिस तरह हम अक्सर वेबसाइट में जेंडर वगैरह सेलेक्ट करते हैं, रेडियो बटन होते हैं, उस पर किसी एक पर क्लिक करें वो सिलेक्ट हो जाता है, तो वो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, काफी छोटा सा लिखा हुआ है, जिस तरह आपके पास इनपुट की टाइप रेडियो, सिर्फ ये इस तरह का इतना सा ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे क्लिक करें तो अक्सर क्लिक नहीं होता है क्योंकि इतना छोटा सा साइज में होता है, इसके साथ लेबल लगाना पड़ता है। तो अगर आप लेबल पे भी क्लिक कर दें तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं कि ईमेल पे क्लिक किया जाए तो ये फोकस हो जाए और पासवर्ड पे क्लिक किया जाए, अभी देखिए हम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इस पे कर रहे हैं तो फिर हो रहा है, हम चाहते हैं कि पासवर्ड पे भी क्लिक करें तो वो फोकस हो जाए। तो ये लेबल किसके लिए है जी, किसके लिए है, ईमेल के लिए। इसमें ईमेल टाइप ईमेल दो बार भी हो सकती है, नेम भी दो बार हो सकते हैं, लेकिन होते तो नहीं है खैर से, लेकिन एक फॉर्म के अंदर एक ही नेम होगा और एक से ज़्यादा अगर फॉर्म हो, हर फॉर्म के अंदर सेम नेम की वैल्यू आ सकती है। प्लेस होल्डर तो वैसे ही सेम हो सकता है पब्लिक को दिखाने के लिए। आपकी एक चीज़ यूनिक होती है, आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आईडी एट्रीब्यूट आप यहाँ पे पास कर देते हैं और आईडी आपकी ईमेल, इसको ले लें, इसको भी यहाँ पे ईमेल पास कर दें, आईडी पासवर्ड, और यहाँ पे भी आप लेबल किसके लिए ये जी,
फॉर ये आपका लिंक हो जाता है इस एलिमेंट की आईडी के साथ। चलिए लेबल में ये एलिमेंट, ये लेबल किसके लिए है, आप उस एलिमेंट की आईडी बताते हैं। तो अब देखें, अगर आप ईमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ईमेल फोकस हो गया, पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पासवर्ड फोकस हो जाता है। अगर आप यहाँ पे लेबल, इस लेबल को आप पासवर्ड कर दें और इस लेबल को आप ईमेल कर दें, तो ये वाला लेबल जो है अब इस एलिमेंट के साथ लिंक हो गया है और ये वाला लेबल आपका इस एलिमेंट के साथ लिंक हो गया। ईमेल पासवर्ड पे आ रहा है और पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ईमेल पे फोकस कर रहा है। तो इस तरह आप फॉर की मदद से उसको लिंक करवा रहे होते हैं। एक और फॉर्म को उसके नाम की आईडी दी हुई ईमेल और एक और जगह पे दो फॉर्म है, दोनों की आईडी ईमेल है, मतलब दोनों फोकस करते हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, आईडी जो है आपके पूरे पेज पे एक एलिमेंट को ही दी जा सकती है सेम, आप सेम एलिमेंट किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं सेम आईडी। ठीक है, अगर आपने इस पेज पर इस एलिमेंट को ये आईडी ईमेल दे दी है, अब आप इस पूरे पेज पे किसी और एलिमेंट को ये आईडी नहीं दे सकते हैं। अच्छा जी, लेबल किसके लिए है, ठीक है, ये ईमेल लिखा हुआ है तो ईमेल जिस एलिमेंट को आईडी मिली होगी ये उसके साथ लिंक हो जाएगा जी। ठीक है, इसी साथ है ये ऊपर से गुजर रही है, वही तो मैं बता रहा हूँ। लेबल फॉर ईमेल, ठीक है, ये वाला जो लेबल है ये किसके लिए है, ईमेल के लिए है। ये ईमेल जो है इसमें जो वैल्यू दी गई है ये किसी की आईडी है, ठीक है, और ये जिस भी एलिमेंट की आईडी होगी उसके साथ लिंक होगा। तो हमने आईडी इसको ईमेल दी है, अगर आप इसको एबीसी कह देते तो अब जो है ये ईमेल किसी भी एलिमेंट का होता है ये उसके साथ लिंक होता। तो ईमेल आपका इस टाइम कोई भी नहीं है तो किसी के साथ लिंक नहीं है। अगर आप इसको एबीसी कह दें, ठीक है, ये वाला लेबल जो है एबीसी के साथ लिंक हो जाए तो ये अब एबीसी जिस भी ईमेल या सॉरी एलिमेंट की आईडी होगी ये उसके साथ लिंक होगा। तो ये आपका एबीसी पे हाथ हो गया। आईडी हम सेम इस वाला दे देते हैं कि हमारे लिए आसानी हो जाती है, आप इसको टारगेट करना इजी हो जाता है। आप इसको ए कर दें, इसको बी कर दें, नेक्स्ट को सी कर दें, उसके बाद डी कर दें, तो आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि ए एलिमेंट कौन सा है। इसलिए वैल्यूज हमेशा वो वाली दें जो समझने में आसान हो आपके लिए भी और किसी दूसरे डेवलपर या डिजाइनर के लिए भी। तो एक फॉर्म आपका ये हो गया। इसके बाद आपके पास एक फॉर्म था सिंपल HTML फॉर्म। ओके जी, ये आपके पास एक फॉर्म आ रहा है, ठीक है जी। तो इसमें अब आपके पास इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट की टाइप पासवर्ड, ये जो आ जाते हैं ये आपके पास चेक बॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये रेडियो बटन, ये क्या होता है ये सिर्फ एक सेलेक्ट होता है, जिस तरह जेंडर है एक सेलेक्ट होगा। ये जिस तरह आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद आवर सर्विस, तो ये आपका एक ही सिलेक्ट होगा। कोई कमेंट पास करना है तो कमेंट फीडबैक वगैरह हो गया। कोई फाइल अपलोड करनी है तो ये फाइल अपलोड के लिए। और आपके पास लोकेशन विजिटेड, तो कौन सी लोकेशन को विजिट किया था ये आपके पास वो लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ये बनेगा कैसे ये फिर इंशाल्लाह हम नमाज के बाद करते हैं, ठीक है। ओके जी, इतना फॉर्म हमने कंप्लीट किया और अब तो आपके पास माय फीडबैक फॉर्म, एक और फॉर्म बनाते हैं, टॉप पर बना लें 4।
फॉर्म एलिमेंट, और फॉर्म एलिमेंट के अंदर आपके पास लेबल लेबल किसके लिए है? नेम के लिए, नेम, और ये आपके पास इनपुट की टाइप टेक्स्ट, नेम में नेम, प्लेस होल्डर नहीं है, BR, और ये आपका इनपुट की टाइप नेम। उसके बाद आपके पास इनपुट की टाइप ईमेल है, और ये भी आपके पास ईमेल। उसके बाद आपके पास पासवर्ड, ओके, पासवर्ड, तो ये आपके पास तीन चीजें, नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया। प्लीज चेक ऑल द इमोशन दैट अप्लाई टू यू। ये आपका नेक्स्ट लाइन में है, तो इसको आप पी एलिमेंट में भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज लेबल ही ले लें बेशक, इसमें अब 4 नहीं आएगा क्योंकि हमने इस पे क्लिक करने पे किसी को सिलेक्ट नहीं करना। तो प्लीज चेक ऑल द इमोशंस दैट अप्लाई टू यू, इसको लाइन ब्रेक करते हैं। इसके बाद आप फॉरन लेबल एंग्री, और आपके पास इनपुट की टाइप चेक बॉक्स, नेम में आपके पास इमोशंस आ जाए, और आईडी में आपके पास क्या आएगा? एंग्री। अच्छा देखें, हमने ऊपर देखा था कि अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं तो वो किस एट्रीब्यूट में स्टोर हो रहा है? नेम में, तो नेम ये जाएगा ना, एक और एट्रीब्यूट आपका वैल्यू, जो वैल्यू जाती है। तो इसमें यूजर कुछ लिख तो नहीं रहा है, तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट खुद से वैल्यू सेट करवाते हैं कि जब ये यूजर चेक करे, सिलेक्ट करे, तो ये वैल्यू भी जाए साथ में, तो वैल्यू इसकी एंग्री ही बन जाएगी। और ये आपका BR एलिमेंट हो गया। इसके बाद आपके पास है सैड, और ये आपका सैड। सेव करें तो ये आपके पास चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, आप इस पे चेक कर लें, इस पे चेक कर लें, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इस पर क्लिक करें या टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आपके पास वो वर्क करेगा। सैड के बाद आपके पास हैप्पी, तो ये आपके पास हैप्पी आ गया। तो ये हमारे पास तीन ही बहुत हैं चेक बॉक्स, ये आपके बन गए। आप इन तीनों को सिलेक्ट कर सकते होंगे और जब ये डाटा आपका सबमिट होगा तो ये आपका इमोशंस के नाम से जो जो आपने सेलेक्ट किया होगा, एंग्री, सैड, हैप्पी, ये वैल्यू इस तरह जा रही होगी डेटाबेस में। अगर आपने सैड को नहीं सिलेक्ट किया तो ये आपका सैड खत्म हो जाएगा, एंग्री और हैप्पी चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया होगा तो ये आपका इस तरह ब्लैंक ही चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद आवर सर्विस, लेबल, हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद आवर सर्विस, BR, लेबल आपका क्या है? वेरी सेटिस्फाइड, तो आप इसको वेरी सेटिस्फाइड, और अब ऊपर आपके पास इनपुट की टाइप चेक बॉक्स थी, ये अब आपके पास इनपुट की टाइप रेडियो,
नेम आपका यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक सर्विस लिख दें, और आईडी है आपका वेरी सेटिस्फाइड, और वैल्यू आपकी वेरी सेटिस्फाइड, BR। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेटिस्फाइड। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डिडंट केयर। और लास्ट में एक और बस लिखते हैं आप सेटिस्फाइड। सेव करें, अपनी वेबसाइट पे हैं तो ये देखिए आपके पास वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिडंट केयर या फिर डिससेटिस्फाइड, कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये एक सिलेक्ट क्यों कर सकते हैं, आपका ये नेम जो है ये नेम सेम होना चाहिए। अगर तो ये नेम आपका चेंज हो जाए, लाइक सर्विस में ये आप रिमूव कर देते हैं, तो ये नेम और ये नेम मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा आपका एक, ठीक है। ये किसी और ग्रुप में चला गया और ये तीन आपके किसी और ग्रुप के उसमें आ गए। अब सेव करें तो ये देखें इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता होगा, लेकिन क्योंकि ये एक अलग ग्रुप में चला गया तो ये अलग से सिलेक्ट हो रहा होगा। इसलिए आपने सेम नेम रखना है। अगर तो नेम सेम नहीं होता है तो वो फिर मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, लाइक पी एलिमेंट, जेंडर, इनपुट की टाइप रेडियो, नेम, जेंडर, वैल्यू मेल, और ये आपके पास BR, लेबल आपके पास और मेल, आईडी मेल, ये आपके पास फीमेल। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, ये देखें जेंडर मेल फीमेल, आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते होंगे। अगर तो नेम आप चेंज कर देते हैं, कोई भी एक लेट्स सपोज इस तरह ही लिख दें, ठीक है, R रिमूव कर दें, तो ये अब आपके पास है ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते होंगे, ठीक है। तो इस वजह से नेम आपका सेम होना चाहिए। तो इसको आप स्किप कर दें, और रेडियो बटन हो गया आपका। उसके बाद कमेंट्स, लेबल और कमेंट्स, यहाँ पे फर्दर कमेंट्स लिखते हैं, और इसमें आपके पास अब टेक्स्ट एरिया आ जाता है, ठीक है जी। टेक्स्ट एरिया कमेंट्स के नेम से जाएगा, कमेंट्स इसकी आईडी, कॉलम्स और रोज। सेव करें वेबसाइट में तो ये देखें आपके पास ये टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन आ गया, क्योंकि इनपुट की फील्ड आपकी सिंगल एक लाइन की होती है, ठीक है, एक लाइन। इसमें आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। आप इसके साइज को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कॉलम्स और रोज को मैनेज करके कर सकते हैं, या फिर इसको ख़त्म कर दें, आप स्टाइलिंग की मदद से बाद में कर सकते होंगे। अभी इसको स्किप करें तो आपके पास डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो ये आता है, 2 रो हो जाती हैं और आपके पास 22 कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है जी। ये आपका कमेंट हो गया। उसके बाद आपके पास है बायो फोटो, लेबल, बायो फोटो, इनपुट की टाइप है फाइल, ठीक है जी, नेम, बायो फोटो, बायो फोटो,
सेव करें, अपनी वेबसाइट पर आए तो ये देखें आपके पास बायो फोटो में चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है और ये आपके पास चूज़ फाइल, ठीक है, ये आपके पास, और ये आपके पास डेस्कटॉप में इस टाइम कुछ भी नहीं है तो ये आपके पास, या फिर ये कुछ चीज़ें तो आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब ये इसकी फॉर्मेट जो है जेपीजी है ये इमेज और जेपीजी। आप चाहते हैं कि सिर्फ इमेजेस ही नज़र आए, अगर तो आप सिर्फ इमेजेस चाहते हैं कि इनपुट के इस फील्ड में जैसे आप क्लिक करें आपको सिर्फ इमेज नजर आए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, इसमें आप इमेज फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक साइन लगा दें, सेव करें तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इमेज ही आएंगी नज़र। आपने क्लिक किया तो ये देखें वीडियोस में इस टाइम अब आपके पास कुछ भी फाइल नज़र नहीं आ रही है, फोल्डर नज़र आ रहे हैं। आप डेस्कटॉप में चले जाएं, सिर्फ फोल्डर, और फोल्डर में जाएं तो आपके पास सिर्फ इमेज ही आ रही है नज़र। अगर आप चाहते हैं कि इमेज भी जेपीजी के अलावा लाइक जिस तरह पीएनजी होती है फॉर्मेट सिर्फ पीएनजी में नज़र आए, तो आपके पास इस स्टैटिक साइन की जगह आप सिर्फ पीएनजी करते हैं, सेव करें और चूज फाइल, डेस्कटॉप, इस फोल्डर में जाएं तो अब आपको वो इमेज नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसका फॉर्मेट आपका जेपीजी था। लेकिन अगर आपको वो चीज़ चाहिए, नज़र आनी चाहिए, तो इस जगह पे जाके आप ऑल फाइल्स करें तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जी वो भी पॉसिबल है, एक्सेप्ट में ये आपका था शायद वो तो सारे आ जाएंगे ना, वो सारी ही फाइल्स आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कुछ इस तरह करके था, जेपीजी और पीएनजी नहीं है, ऑल फाइल उसका भी है फॉर्मेट जिसमें जेपीजी और पीएनजी आ जाती हैं, तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वरना इस तरह करके ना जेपीजी और पीएनजी दोनों लिखना पड़ता था। वो तो फिर आप जो भी फॉर्मेट है MP4 कर दें, मीन्स केस में इमेज की जगह वीडियो, और ये आपके पास MP4 है तो MP4, स्टैटिक साइन तो सारे ही आ जाएंगे। जी तस्वीर, ये तो आपके पास तस्वीर वैसे आ जाएगी। ओके जी, ये आपकी इमेज होगी और इमेज के बाद आपके पास ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट ऑप्शन, लोकेशन विजिटेड और BR एलिमेंट, इसके लिए आपके पास सिलेक्ट नेम आपका, लोकेशन विजिटेड, ID, क्योंकि इसमें लेबल नहीं हम लगा रहे हैं कि लगा रहे हैं, लेबल आ रहा है, लोकेशन विजिटेड, और ये भी आपका ID। इस सिलेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन, और ऑप्शन में वैल्यू लाइक फैसलाबाद, अपने फैसलाबाद की आउटलेट को विजिट किया, आपने लाहौर की आउटलेट को विजिट किया, इस्लामाबाद और जी और भी है भाई, काफ़ी है। अच्छा जी, तो अब जब आप फॉर्म्स पे जाते हैं तो ये लोकेशन विजिटेड, इस पर क्लिक करें तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाते हैं जो आपने ऑप्शन पे, अब आप जिसको भी सिलेक्ट करें तो आपके पास जी हाँ जी, नहीं मैप या फिर लिस्ट ही, लिस्ट कह रहे हैं जैसे वो करते हैं ना, जैसे मुल्क को सिलेक्ट करना हो, पाकिस्तान कंट्री मेरी है, वो सारे मुल्क आ रहे हैं, वही लिस्ट है ना, लिस्ट है, वो आपको बनी बनाई ना फाइल मिल जाती है, आप उस फाइल को रेंडर करवा देते हैं, तो वो आपका फिर जावास्क्रिप्ट की वजह से पॉसिबल होगा। अच्छा जी, इसमें देखें वैल्यू जो है हमने लोअर केस में लिखा है और यूजर को जो नजर आ रहा है वो कैपिटलाइज में है, ठीक है। HTML में हमने पढ़ा था कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है,
आपका ये फैसलाबाद और ये फैसलाबाद ये बराबर है, ठीक है। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये फैसलाबाद इसके बराबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका एफ जो है वो लोअर केस में है और इसका एफ आपका अपर केस में है, ठीक है। तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो ये मैचिंग नहीं होगी आपकी। तो इसलिए वैल्यू जो है हम हमेशा लोअर केस में ही यूज़ करते हैं, लिखते हैं। और लोअर केस के बाद आपका मीन्स के कैमल केस बन जाता है। कैमल केस में क्या होता है, कोई भी वर्ड हो, पहला वर्ड आपका सारा ही लोअर केस में, नेक्स्ट जो भी वर्ड होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होता है। तो ये पढ़ने में आसानी होती है। बाकी ये जावास्क्रिप्ट में अगर अल्लाह करे आप लोग जाएं तो फिर आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़, लेट सपोज ये आपका इनपुट की टाइप सबमिट, यूजर फॉर्म को सबमिट कर देता है। यूजर ने लोकेशन कोई भी सिलेक्ट नहीं की, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसको फैसलाबाद नजर आ रहा था, उसने फैसलाबाद को ही कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर खुद से कोई ना कोई वैल्यू को सिलेक्ट करे। तो इस चीज के लिए आप ऑप्शन एक इसकी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसको आप कहते हैं सिलेक्ट लोकेशन। सेव करें तो अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट लोकेशन का है, बाकी आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। और इस सिलेक्ट के बाद आप PR यूज कर लें तो आपका सबमिट नीचे आ जाएगा। तो अब अगर आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन आता है इनपुट की टाइप रीसेट। और ये आपके पास रीसेट लिखा हुआ आ रहा है, राइट क्लिक करें, ये आपके पास फॉर्म सारा कंप्लीट हो गया। सबमिट करेंगे तो सबमिट होगा, रीसेट करने से क्या होगा, ये आपका सारा फॉर्म ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। इनपुट टाइप रीसेट की मदद से सिर्फ वही वाला फॉर्म होगा जिसके अंदर आपने यूज किया है। अगर तो फॉर्म एलिमेंट नहीं ले रहे हैं तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो ये बेसिकली आपका फॉर्म और ये आपके इनपुट फील्ड्स है। इसके अलावा मजीद कुछ इनपुट फील्ड्स लाइक एक बटन है और एक आपका ये बटन इस तरह भी आ जाता है। इसके अंदर आप वैल्यू खुद लिख रहे होते हैं, आप क्लास वगैरह आईडी वगैरह पास कर देते हैं, स्टाइलिंग कर देते हैं। बटन और इनपुट टाइप बटन में फ़र्क यह है, आप इस बटन एलिमेंट के अंदर इमेज को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इमेज नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने बटन वगैरह देखे होंगे वेबसाइट पे इमेज लगी हुई होती है, उसके क्लिक करने पे फंक्शन काम कर रहा होता है, तो वो बटन एलिमेंट की मदद से लाइक बटन और इसके अंदर आपके पास ये इमेज आ जाती है। उसके बाद आपके पास इनपुट की टाइप बटन हो गया, चेकबॉक्स हो गया, कलर, ये आपके पास कलर आ रहा है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें वो कलर आ जाता है। उसके बाद आपके पास इनपुट की टाइप डेट, डेट में आपके पास डेट आ जाती है। इनपुट की टाइप टाइम, टाइम से आपके पास टाइम आ जाता है। इनपुट की टाइप डेट टाइम लोकल, इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, डेट भी और टाइम भी। उसके बाद आपके पास इनपुट की टाइप ईमेल हो चुकी है, फाइल भी होगी। हिडन में ये आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, कोई भी इनपुट की फील्ड नज़र नहीं आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र ये फॉर्म को सबमिट करें हम साथ साथ खुद से कोई हिडन वैल्यू लें, लाइक डेट क्रिएटेड। ये फॉर्म जो है क्रिएट कब हुआ है, यूज़र ने ये फॉर्म कब सबमिट किया, तो नेम डेट क्रिएटेड, वैल्यू में हम खुद से ही वैल्यू लिख रहे होंगे जो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम टाइम गेट कर रहे होते हैं। और उसके अलावा इनपुट की टाइप इमेज में इमेज, मंथ में मंथ, नंबर हो चुका है, पासवर्ड से पासवर्ड, रेडियो रेडियो, रेंज में आपके पास ये रेंज आ रही होती है। और इनपुट रीसेट भी हो गया, सबमिट भी हो गया। टेल में क्या होता है आपके पास है,
जब आप इसको मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो आपके पास, जब आप इस इनपुट फील्ड पे फोकस करते हैं तो आपके पास कीबोर्ड जो है टेलीफोन वाला आता है। जिस तरह व्हाट्सएप पे अगर आप लोग अपना नंबर वगैरह लिख रहे हैं तो कीबोर्ड चेंज होता है, सिर्फ नंबर्स आ रहे होते हैं। जिस तरह डायलर पैड आपका होता है, तो ये चीज़ वही आपकी बन जाती है। इनपुट टाइप टाइल में कीबोर्ड चेंज होता है ऑटोमेटिक। इनपुट की टाइप यूआरएल में यूआरएल लिखते हैं, वीक में वीक, सर्च में क्या होता है, जिस तरह गूगल का सर्च बना हुआ है, आप इसमें कुछ भी लिखते हैं तो आपके पास ये क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है और आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो ये आपकी इनपुट की टाइप सर्च। तो इस तरह ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इस वाले तो पूछ लें। सर जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या चीज़ जाती है सर्वर को? वैल्यू, नेम और वैल्यू दोनों जाती है। नेम और वैल्यू जाती है। नेम के अगेंस्ट हम गेट कर रहे होते हैं कि वैल्यू कौन सी आई है। जिस तरह हमें पता लग रहा है फुल नेम जो है, फुल नेम है क्या, ये मिस्टर बिलाल लिखा हुआ है, तो हम मिस्टर बिलाल को गेट कर रहे होते हैं। तो वैल्यूज पे होते हैं कि नहीं? वैल्यूज पे, नेम की मदद से सिर्फ वैल्यू गेट करते हैं। अगर कह लें पूरे HTML में मोस्ट इम्पोर्टेंट और थोड़ा टफ भी कह लें यही है, क्योंकि इसी की बेस पर आपके बहुत सारे बड़ी बड़ी वेबसाइट में काम हो रहे होते हैं। अगर आपका ये इनपुट या फॉर्म्स आपको सही से नहीं आते हैं तो आप यूज़र से वैल्यू सही तरीके से ले नहीं सकते हैं और आप एक कंप्लीट वेबसाइट कभी भी नहीं बना सकते होंगे। आपके अक्सर वेबसाइट में टेबल नहीं यूज़ होते होंगे, तो टेबल की ज़रूरत ही नहीं आपको कभी पड़ेगी। अनऑर्डर लिस्ट नहीं यूज़ होंगे, मीन्स के लिस्ट कोई यूज़ ही नहीं हो रही है, लेकिन एंकर टैग मोस्टली यूज़ होते हैं, बहुत वेबसाइट में यूज़ होते हैं, मीन्स के हर वेबसाइट में कह लें। उसके बाद ये फॉर्म भी तकरीबन हर वेबसाइट में यूज़र से वैल्यूज़ को लिया जाता है। क्योंकि यूज़र खुद इसमें ऐड करता है ना, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू एट्रीब्यूट में स्टोर होता रहता है। नहीं लिखेंगे, नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। सबने करना है। मीन्स के फॉर्म्स आपका इम्पोर्टेंस आता है। HTML बेसिकली सारी ही है, लेकिन फॉर्म क्योंकि थोड़ा लेंथी है ना और टफ है थोड़ा सा कह लें, इस वजह से। ओके, तो ये आपका फॉर्म्स हो गया। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 8 है, वो स्ट्रक्चर की बेस पर है, जिसमें आपके हेडर, नैव, मेन, फुटर, डिव, इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। पर स्ट्रक्चर बनाया किस तरह जाता है तो यह पहली क्लास से ही पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में चैप्टर नंबर 8 आपका शुरू से ही कंप्लीट हो रहा है। साथ साथ चैप्टर नंबर 9 में आपके पास एक एलिमेंट आई फ्रेम एलिमेंट आता है। आई फ्रेम एलिमेंट पढ़ा हुआ है, जो हमने YouTube की वीडियो लगाई थी वो आई फ्रेम एलिमेंट की मदद से ही था। अच्छा, ये जो इम्बेड वाला था वो? हाँ जी, इम्बेड वाला तो कह रहे हमने किया हुआ है, ये भी आपकी क्लास की है। अच्छा, YouTube की अगर वीडियो लगानी हो, YouTube में कोई नात निकले, ओके जी, कोई भी वीडियो आ गई आपके पास है, इसमें आपके पास ये शेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है जी। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसमें आपको मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे। व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक, ट्विटर, या फिर कॉपी करना है, या फिर पोस्ट को क्रिएट करना है, या फिर आपके पास एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है। एम्बेड पे क्लिक करें तो आपके पास ये कोड आ गया HTML का, इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी किया और इसको अब आप जाके पेस्ट कर दें, सिंपल। तो ये अब आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा बस।
साइज कंट्रोल कर सकते हैं, साइज में लिखा हुआ है 560 पिक्सल विड्थ है और 315 इसकी हाइट है। तो आई फ्रेम का मतलब क्या है कि आप अपनी वेबसाइट में कोई और वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जिस तरह यूट्यूब आपको अलाउ कर रहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो वेबसाइट आपको अलाउ कर रही है आप सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक google.com करें तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट आ गया। आपके पास दराज.pk, तो ये दराज.pk आ गया आपके पास, ठीक है जी। और आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल की मदद से कर सकते हैं। इसकी विड्थ 100% कर दें और हाइट इसकी आप 400 पिक्सल्स कर दें, तो ये आपके पास दराज की पूरी वेबसाइट आपकी अपनी वेबसाइट पर आ गई। क्या हुआ? एड, वो गूगल एड्स आपको गूगल का कोड खुद प्रोवाइड करता है और वो ऑटोमेट लग रहे होते हैं और वो आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है, सिंपल HTML नहीं। ओके जी। उसके अलावा olex.com.pk, तो OLX ने रिफ्यूज़ कर दिया। मीन्स कि जो वेबसाइट आपको अलाउ कर रही है वो आप इसमें दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है आपका मेटा टैग्स। मेटा डाटा का क्या मतलब होता है? मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा इसको कहा जाता है। मेटा डाटा is data that provides information about other data but not the content of the data such as the text of a message or the image itself। मीन्स के आपकी ये जो फाइल है ये एक डाटा है, ठीक है, आपकी वेबसाइट एक डाटा है। इस डाटा के बारे में डाटा प्रोवाइड करना कि आपकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है, क्या इसका मकसद है। तो एक तो वो आपके पास टाइटल आ गया, लाइक इस पेज के बारे में, हमने फॉर्म्स पे काम किया तो फॉर्म्स आ गया, अबाउट होता तो अबाउट, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट, होम है तो होम आ जाता। इसमें एक और आपके पास मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और इसमें आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बताते हैं और ये आप 160 कैरेक्टर्स मैक्सिमम लिखते हैं, 160 कैरेक्टर्स। और टाइटल जो है ये आप मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स लिख रहे होते हैं, टाइटल सिर्फ 60 और डिस्क्रिप्शन आपकी 160 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं। बेहतर है कि इतना लिखें, इससे अबव लिखना चाहिए लिख सकते हैं, लेकिन 160 के बाद वो इग्नोर कर देता है, तो उसका कोई मकसद नहीं होता, ना फ़ायदा होता लिखने का। आपके पास फॉर एग्जांपल अब ये टाइटल जो है जो आपकी वेबसाइट में लिखा होगा वो गूगल में इस जगह पे नज़र आ रहा होता है, ये टाइटल है और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ये डिस्क्रिप्शन है उसकी। अगर आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करें तो ये टोटल कैरेक्टर्स कितने बन गए? 152। इस 152 में OLX वेबसाइट ने अपनी पूरी वेबसाइट के बारे में बता दिया कि वो वेबसाइट एक्चुअल में करती क्या है या उसमें क्या चीज़ है। थाउजेंड्स ऑफ एड्स हैं अवेलेबल इन पाकिस्तान ऑफ गुड्स फॉर सेल फ्रॉम कार्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जॉब्स एंड सर्विस लिस्टिंग, बाय और सेल समथिंग टुडे। इसके 160 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर रह के उसने अपनी वेबसाइट की डिटेल्स बता दी, डाटा प्रोवाइड कर दिया। इसमें ही आपके पास OLX में ये देखें आपके पास लास्ट में 3 डॉट्स आ गए, इसने 60 कैरेक्टर से अबव टाइटल लिख दिया, तो ये आपके पास 3 डॉट आ रहे हैं। अगर आप इसको कॉपी करें तो ये आपके 61 कैरेक्टर्स बन गए। तो उसने शो 60 करने हैं, बल्कि अगर 60 से ज़्यादा हो तो वो 3 डॉट दिखा देगा, आपके वो लास्ट 3 कैरेक्टर्स भी गए। ये टाइटल है,
ये टाइटल है और उसके नीचे जो लिखा होता है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो बेसिकली ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं। आपके पास एक और वेबसाइट है metatags.org के नाम से। इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट टैग्स हैं। इम्पोर्टेंट टैग्स कौन कौन से हैं? टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और आपके पास आ जाता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इमेज में जो हम ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। metatags.org आपके पास ये वेबसाइट है metatags.org। तो इसमें आप ऑल मेटा टैग्स में जाके द इम्पोर्टेंट इनको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी। तो इस तरह ये आपका HTML जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें सारे टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन। मेटा टैग्स, अगर आपको कंप्लीट जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं, W3 स्कूल्स, इसमें ट्यूटोरियल्स में जाके लर्न HTML, और HTML में जाके आपके पास ये HTML टैग लिस्ट, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास कंप्लीट ये जितने भी टैग्स हैं और ये सारे, तो ये देखें एक्रोनिम, एप्लेट, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, HTML5 में यूज़ नहीं किया जाता। एक्रोनिम की जगह आप ABBR यूज़ करते हैं, जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। जी कोई सवाल हो? सेम टाइम ही है, सेम क्लास का टाइम। तो पहले लेक्चर में ही होगी थी। आप तो शुरू से ऐड है ना, तो आप इनको कर दें। जी कोई सवाल हो किसी का? जी कल टेस्ट है आप लोग का, ऑनलाइन ही होगा, यहाँ पर आके। नेट सही चल रहा है, अपना अपना पैकेज भी लगवा के आइएगा।